जो एआई है 2026 में एकदम से बहुत ज़्यादा बूम करेगा, हर जगह जॉब्स चली जाएंगी, तो क्या इस टाइम पे उन स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन रहेगा? ये बात बिल्कुल सच है। जैसे जैसे एआई घुसता जा रहा है, लोगों की जॉब्स कम होती जा रही है। एक ऐसी इंजीनियरिंग या ऐसी फील्ड में जाना चाहता है जिसके जॉब कम हो रहे हैं, वो एआई की फील्ड में जाए। गोल्ड की क्योंकि आप बात कर रहे हो, तो गोल्ड आपको लगता है कि अभी भी सेफर एक ऑप्शन है कि वो ओवर वैल्यूड हो चुका है? वो गोल्ड के बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। वो चांसेस क्या है कि ये नहीं हो सकता कि गोल्ड जीरो हो जाए, डॉलर जीरो हो सकता है। तो एक बदलाव जो हो रहा है वो हमारे क्लाइमेट में होता चला जा रहा है, पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, वाटर क्राइसिस भी आता जा रहा है। पॉल्यूशन को तो देखिए कोई ना कोई एक ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा, और ये केवल मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी मेरी और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश हमारा है। तो इस टाइम पे ये जो स्टॉक्स हैं, जो भी कंपनीज क्लीन एनर्जी वाली हैं, ईवी वाली हैं, क्या ये आगे इन पे बिल्कुल बढ़ेंगी और इनका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर वो माइंडसेट नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, मत करो स्टॉक मार्केट, बेटर है कुछ और करो। आजकल वो जो बिटकॉइन है, जिसका अभी तक यही माइंड में कंफ्यूजन रह रहा था कि वो गैम्बलिंग गेम है कि वाकई एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैंने अपना निजी रूप से जो पैसा लगा रखा है वो 3 से 5% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट्स है। क्यों? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी भी दिन जीरो हो सकता है। नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर शिखा पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं दीपक वधवा जी, जो कि जो भी फाइनेंशियल डाउट्स हैं ना अब ये 2026 को लेकर कि मार्केट कैसे रहने वाली है, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, मार्केट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए इस टाइम पे, एआई के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ग्लोबल क्राइसिस से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, गोल्ड से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, सारे डाउट्स को आज के एपिसोड में हम क्लियर करने वाले हैं। और आप कैसे वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं इन सब अनसर्टेनिटीज़ के बीच में भी, वो भी बहुत क्लियरली हम समझेंगे। और साथ ही साथ हेल्थ और वेल्थ दोनों पे इस एपिसोड में बात होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से नोट्स लेकर पूरे एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिखा जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो आपका पहला पॉडकास्ट भी जो हमारे साथ था वो सबने बहुत पसंद किया था, और कई सारे सवाल थे लोगों के, और कई लोग डिमांड कर रहे थे कि दोबारा आपके साथ एक एपिसोड आए, तो इसीलिए आज फिर हम आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, स्पेशली 2026 से रिलेटेड, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, और मतलब बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मार्केट में ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2026 में जो स्टॉक मार्केट है उसका कैसा मूड रहने वाला है? पहले तो मैं आपको और आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहला पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि शिखा जी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि बहुत मेहनत करती हैं ये और बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आती हैं। तो इसके लिए आप सब लोग लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा 2025, मैं समझता हूँ 2025 एक बहुत ही बेहतरीन साल रहा, मेरे लिए रहा, और मैं आशा करता हूँ सबके लिए रहा होगा। क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सब ना डेवलप हो रहे हैं। डेवलप का मतलब है सब सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से समझ रहे हैं। और जिन लोगों का लॉस रहा 2026 में ट्रेडिंग में ज़्यादातर, तो मैं समझता हूँ उनके सीखने में या कहीं भी जो उनका प्रयास था उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो एक कहावत मैंने कहीं सुनी थी या पढ़ी थी कि असफलता या का प्रयास है कि जो एफर्ट्स थे उसमें कमी रही, पूरे प्रयास पूरे यत्न प्रयत्न से नहीं करे गए। अब हम आते हैं 2026 पे कि कैसा रहेगा। देखिए, ये किसी को नहीं पता कैसा रहेगा, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल टर्मोइल्स रहेंगे। चाइना अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता है, यूएस अपने को दिखाना चाहता है, रशिया भी पीछे नहीं है। और इन सब की ये मकड़ जाल में इंडिया कहीं ना कहीं फंस रहा है। अगर वो यूएस से दोस्ती करता है तो रशिया को तकलीफ है। हमारे संबंध चाइना से भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया एक किट्टी में हैं। तो कुल मिला के, और ब्रिक्स में हम रशिया चाइना हम साथ हैं, इंडिया। तो क्या है ये ना, कई उसमें बट गई है दुनिया। और इसमें क्या है, फाइनेंशियल टर्मोइल्स आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं ये कह पाऊँ कि बाजार बहुत ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक समझने वाली ज़रूरत क्या है, वो ये है शिखा जी, कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कभी भी, तो एक सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करनी। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं
तो टुकड़ों में करिए, 10 लाख को 1 साल में डिवाइड करिए। आपको क्या ज़रूरत है पूरा पैसा आप एक बार में डालें? दिस इज़ वन। सेकंड, अब पहले क्या होता था कि हम सिर्फ एफडी करते थे, फिर म्यूचुअल फंड की वो आ गई। अब मैं ये कहता हूँ कि पूरी बास्केट फुल ऑफ जो वो है इन्वेस्टमेंट्स, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। आप एफडी भी करिए थोड़ी सी, आप म्यूचुअल फंड भी करिए, आप गोल्ड भी करिए, आप प्रॉपर्टी भी करिए, पीपीएफ में भी डालिए, डेट में भी डालिए, सब इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा थोड़ा डालिए। इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए क्योंकि वहाँ रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है और पीछे हमने कई सालों से देखा भी है। लेकिन गोल्ड का भी रिटर्न बुरा नहीं है। गोल्ड भी आप देखिए कितना अच्छा है, और मैं तो सबसे कहता हूँ भाई गोल्ड लो, तो एक तो इन्वेस्टमेंट भी हो गई और घर की लक्ष्मी भी खुश हो गई। आपकी पत्नी खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे, तो दोनों काम आपके हो रहे हैं। और जब हम छोटे छोटे थे तब से हम अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुनते हैं, आप भी सुनती होंगे, पंजाबियों में खासकर आड़े वक्त काम आएगा। हम्म। तो आड़ा वक्त क्या होता है, मैं तो नहीं कहता कि कोई आड़ा वक्त है, लेकिन हाँ, गोल्ड हैज़ प्रूवन इट्स वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मेरी शादी के वक्त 25 साल पहले आज से 4,000 रुपये था, और आज देखिए 1,30,000 का आंकड़ा पार करने को तैयार है गोल्ड। चांदी उस वक्त 4 या 5 हज़ार रुपये किलो थी, और आज 2.25 लाख 1,80,000 रुपये किलो है। तो क्या रिटर्न है, मतलब कितनी मैसिव रिटर्न है ये, आप सोच के देखिए। तो कुल मिला के बात क्या है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, सिर्फ टाइमिंग का गेम है कि आप सबसे पीक पे घुस रहे हैं और वो नीचे आता है तो आपको लॉस होता है, आप नीचे घुसते हैं और वो ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है। अब हम नोएडा में बैठे हैं, आज हम सोचे तो आज 4 लाख रुपए गज की जगह है, आज 4 लाख पे हम लें और वो 3 आ जाए तो हमें लगेगा भाई हमारी 25% वैल्यू टूट गई। लेकिन आज से 5 साल पहले यही 1.25 लाख रुपए गज थी। तो इट इज़ ऑल गेम ऑफ टाइमिंग। सोने में कोई आज घुस जाए और वो 10,000 क्रैश कर जाए तो उसे लगेगा मेरा नुकसान हो गया, लेकिन जो 1 लाख से घुसा हुआ है वो तो फिर भी फायदे में है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो गोल्ड की क्योंकि आप बात कर रहे हो, तो गोल्ड आपको लगता है कि अभी भी सेफ़र एक ऑप्शन है कि वो ओवर वैल्यूड हो चुका है वो? देखिए, गोल्ड कभी भी ओवर वैल्यू नहीं होता, इसीलिए कहावत बनी है ना कि गोल्ड की चमक कभी फीकी नहीं होती, सोने की हुँ, चमक हमेशा अच्छी होती है। तो गोल्ड कभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है। गोल्ड, हुँ, हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से मुझे अगर पिछले 1 साल में वो 30% बढ़ा है तो अब शायद 5% ही बढ़े, या हो सकता है 2 साल ना बढ़े, या हो सकता हुँ, है 2, 5, 10% गिर भी जाए। हुँ, हुँ, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि हाँ जी आज ले लो और ये इतना बढ़ेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। राइट। लेकिन जो इस वक्त बाजार का एक माहौल चल रहा है, वो ये बता रहा है कि हाँ, गोल्ड के बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। वो चांसेस क्या हैं कि एक, चाइना जो है वो सारा गोल्ड खरीद रहा है और वो अपने डॉलर बेच रहा है। ओके। अब चाइना के पास क्या है, आप आज मोबाइल देखें, ये लाइट देखें, कैमरा देखें, सब मेड इन चाइना है। तो जब सब चीज़ चाइना बना रहा है और वो यूएस और यूरोप में भेज रहा है तो उसके पास डॉलर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापार सारा अंतर्राज्यीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सारा डॉलर में होता है। हमें भी अगर चाइना से कुछ खरीदना है तो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, मतलब हम अपने बैंक को रुपया देते हैं, बैंक चाइना को डॉलर देता है। तो अब क्या है, चाइना क्योंकि सारी दुनिया में हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हुँ, उसके पास डॉलर इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब डॉलर किसकी करेंसी है? यूएस की। अब एक दिन सुबह ट्रम्प साहब उठें और वो ये कह दें कि भैया आज से हम अपनी डॉलर को ख़त्म कर रहे हैं और हम एक नया नोट ला रहे हैं जिसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी बोलेंगे, हुँ, हुँ, तो जितना डॉलर उसके पास पड़ा है वो ख़त्म। तो राइट। उसको ये डर है कि ये डॉलर को कभी भी डीवैल्यूएट कर सकता है यूएस, तो वो क्या कर रहा है, वो गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि गोल्ड को कभी भी डीवैल्यूएट नहीं किया जा सकता। उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गोल्ड ज़ीरो हो जाए, हुँ, डॉलर ज़ीरो हो सकता है। हुँ, तो इसलिए चाइना क्या कर रहा है, अपना जितना डॉलर है उसको कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा, आज वो देश ज़्यादा मजबूत है जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड है। हथियार हैं वो तो है ही है, लेकिन हथियार की लड़ाई कब होएगी कब नहीं होएगी हमें नहीं पता। इंडिया हुँ, और यूएस कब लड़ेंगे हमें नहीं पता, इंडिया और चाइना कब लड़ेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश तो करते रहेंगे ना। राइट। तो ये कैसे होगा? आज आप अपने पड़ोसी से ज़्यादा संपन्न हैं, ये कैसे आप दिखाएँगी? तो आपके पास गाड़ी होगी, अच्छा गहना होगा, अच्छा कपड़ा होगा, यही तरीका हुँ, है। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है ताकि उसका पावर कहीं कम ना हो। तो हुँ, इसलिए चाइना गोल्ड खरीदता रहेगा,
रशिया गोल्ड खरीदता रहेगा, इंडिया गोल्ड खरीदेगा क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत है। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, चाहे आप साउथ में चले जाएं या नॉर्थ में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, हमारे घर में एक संस्कार हमें शुरू से दिए गए हैं कि भाई चलो बच्ची का बर्थडे है कुछ गोल्ड दिला दो, वाइफ का बर्थडे है दिला दो, एनिवर्सरी पे कुछ ले लो, या तीज त्योहार पे ले लो, दिवाली पे ले लो। दिवाली पे आपने देखा होगा चांदी सोने के सिक्के कितने बिकते हैं। तो वो किस लिए बिकते हैं कि हम लोगों की एक शुरू से आदत डाली गई है कि ये लक्ष्मी के स्वरूप माने गए हैं। अगर हम माइथोलॉजी को या अपने पुरानी ग्रंथों को वो करें, और पहले आपने देखा होगा कि चल मैं प्रसन्न हुआ ये ले मेरे सोने चांदी की माला ले ले, ऐसा हमने पिक्चरों में देखा था। तो शुरू से दे होल्ड अ वैल्यू, सोना चांदी हीरे जवाहरात। तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड अपनी चमक खोने वाला है। गोल्ड हाँ ये हो सकता है कि 2 5 10 20% करेक्ट हो जाए, तो मैं कहता नहीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि 50,000 ही वापस आ जाएगा, वो तो मैंने कभी देखा नहीं है। क्योंकि पिछले जब से मेरी शादी हुई है तब 4,000 था, फिर 6,000 हुआ, लेकिन 6,000 के बाद 4 कभी नहीं आया। राइट। 6,000 के बाद उस वक्त ये स्पेन और इटली और इनका कुछ इशू आ गया था 2005 6 8 में, ये कंट्रीज बर्बाद होने लग गई थी। या हो सकता है मैं साल में गलती कर रहा हूँ, तो उस वक्त एकदम 10 12 16,000 हो गया, तो 16 से 8 कभी नहीं आया। 16 से धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब 30 32 हज़ार हो गया, तो कभी भी 10 वापस नहीं आया। तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि गोल्ड एक बार जो पायदान चढ़ जाता है उसके बाद फिर सारी नीचे उतर जाए, ये मैंने कभी नहीं कहा। अब आप देखिए ना, 1 लाख के आसपास बहुत दिन घूमता रहा, फिर एक 10 12 हो गया। लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि यार 1 लाख आ जाएगा तो हम ले लेंगे, वो कभी आया ही नहीं, वो 1 30 पहुंच गया। तो ये तो चलता रहेगा। मतलब गोल्ड मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कभी ऐसा गिरेगा। ये है। बिल्कुल सही बात आपने करी है। जैसे आपने गोल्ड की बात करी, तो क्या लगता है सिल्वर भी डार्क हॉर्स बन सकता है? क्योंकि सिल्वर की तरफ इतना ज़्यादा कोई बहुत हम अभी पे नहीं कर रहे हैं अटेंशन, लेकिन ऐसा बात हो रही है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी कह रहे हैं कि नहीं सिल्वर बाय करो, सिल्वर, और 2025 में दिखाया भी है सिल्वर ने। जी। तो देखिए सिल्वर भी एक प्रेशियस मेटल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिल्वर भी लिमिटेड सप्लाई में है, कोई अनलिमिटेड सप्लाई सिल्वर की भी नहीं है। अब गोल्ड जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो आम आदमी की रीच से बाहर हो गया है। जिस लेवल पे आज से 30 35 साल पहले गोल्ड था, अब हम गोल्ड को किलो में बात करते हैं। किलो का मतलब हो गया आज 2.25 लाख रुपए किलो है, यानी कि 2,000 रुपए तोला। यही तो हो गया। हम सोने को तो क्योंकि वो हमेशा ही हमें महंगा लगता था, तो हम उसमें तोले का ही रेट बताते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो आउंस का रेट होता है, लेकिन चांदी में अभी क्या है, किलो का रेट है। तो थोड़े दिन में जब ये अभी 2 लाख की जगह, मेरे को जैसे मेरी शादी का याद है, तो उस वक्त 4 लाख रुपए किलो ही तो था। 4,000 रुपए तोले का मतलब 4 लाख रुपए किलो ही तो है। तो हम ऑलरेडी 2 लाख तो टच कर चुके हैं गोल्ड को, सिल्वर को फिजिकल मार्केट में, यानी 2,000 रुपए तोला तो हम लोग ले ही रहे हैं। तो ये भी बढ़ जाए आगे तो कोई असमंजस की बात नहीं है। अब हमने मतलब मैंने पिछले 30 साल में यहाँ तक पहुंचा है गोल्ड देखते देखते, अगले 30 साल में हो सकता है चांदी बढ़ जाए, लेकिन ये एक फिर अजम्पशंस हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपकी ऑडियंस जाके चांदी खरीद ही ले। लेकिन हाँ, प्रेशियस मेटल है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। लेकिन अगर इसका प्राइस इस तरह ही बढ़ता रहा तो ये फिर इंडस्ट्रियल यूज इसका खत्म हो जाएगा, ये भी बात पक्की है। क्योंकि फिर जो साइंटिस्ट हैं या जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो कुछ हो सकता है कॉपर का एलॉय ढूंढ लें, कुछ और मेटल का ढूंढ लें जो इससे सस्ता हो। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, रिसर्च ऑलरेडी चल रही होगी। तो कुल मिला के बात क्या है, आज की तारीख में चांदी लोग इसलिए ले रहे हैं एक एंटिसिपेशन में कि ये गोल्ड की तरह भाग रही है, और भाग भी रही है। लेकिन कल क्या ये गोल्ड को रिप्लेस कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन हाँ, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चांदी हमेशा रहेगी, क्योंकि उसकी भी हिस्ट्री पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं। उसने भी अपने आप को प्रूव किया है कि यस, दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। सेकेंडली, चांदी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट क्यों है कि अब तक क्या होता था, आप किसी भी बैंक में जाइए, मन्नापुरम और एक ये मुथूट फाइनेंस करके 2 कंपनियां, IIFL गोल्ड भी है, ये सब कंपनियां गोल्ड रखती थी और आपको उसके अगेंस्ट में लोन देती थी। अभी RBI ने कह दिया कि यस, वी आर रिकॉग्नाइजिंग सिल्वर आल्सो एज ए असेट क्लास नाउ। तो अब आप अपनी चांदी भी गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि उसकी भी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई ना।
तो जब आरबीआई रिकॉग्नाइज कर रहा है, देश रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो मैं और आप भी करने चाहिए फिर। बिल्कुल सही बात है। जी। तो अगर जैसे भी आप बात कर रहे थे कि यूएस में कुछ ऐसा हो जाए, यूएस की बात आई, तो यूएस में ऐसे कह रहे हैं कि आगे रिसेशन भी आ सकता है या फिर इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो कैसे सेफ रहें? क्या सेफ ऑप्शंस हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट के? देखिए, हम लोग यूएस में तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते ही नहीं, हम तो एनएससी, बीएससी, गोल्ड, हुँ, सिल्वर सब कुछ यहीं करते हैं। तो उस पे कुछ इम्पैक्ट लगता है? इम्पैक्ट देखिए आएगा, अगर मान लीजिए वहाँ रिसेशन आ जाता है तो गोल्ड, सिल्वर और ऊपर चला जाएगा। हुँ, और अगर वहाँ पे इकोनॉमी ऐसी ही चलती रहती है तो ये महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, ये बढ़ती रहेगी। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली है शिखा जी कि आज ना हम लोग बहुत मैच्योर इकोनॉमीज़ में हैं। आज ये जो ट्रम्प साहब चिल्ला रहे हैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट कि हम टैरिफ लगा देंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे, हम इंडिया से ये कर देंगे। तो दीज़ आर ऑल मेजर्स फॉर ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमी। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति वो वहाँ के हैं, जैसे मोदी जी जो भी करेंगे वो अपने देश के हित में करेंगे। पुतिन अपने देश के हित में करेगा, चाइना अपने देश के, तो ट्रम्प साहब अपने देश के हित में कर रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी वाक़ई सबसे इस वक़्त स्लो में मतलब वो धीरे चल रही है। रिसेशन के वो लोग बहुत नज़दीक हैं क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत है और उन्होंने जो डेट ले रखा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है यूएस में एक और चीज़ है कि यूएस के नेटिव लोग इतना नहीं कमा रहे जितना कि बाहर से आके लोग कमा रहे हैं। जैसे इंडियंस वहाँ पे बहुत हैं, चाइनीज़ हैं, क्योंकि नेटिव अमेरिकन तो बहुत कम पॉपुलेशन है, बाहर के लोग ज़्यादा हैं वहाँ, जो माइग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए इंडिया का कोई लड़का है, वो वहाँ कमा रहा है, तो वो अपने माँ-बाप को पैसा भेजता है, तो वहाँ का पैसा तो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ का पैसा वहाँ नहीं जा रहा। तो ये एक वहाँ पे थोड़ी-सी ये भी एक इश्यू है कि वहाँ का पैसा सब जगह जा रहा है। तो बाकी देखिए, कुछ भी हो, जैसे कोविड के टाइम पे सारी इकोनॉमीज वो हुई खराब, लेकिन फिर चल गई ना आगे, बढ़ गया। 2008 में रिसेशन आया, बढ़ गए ना आगे हम लोग। तो ऐसे ही वहाँ अगर कुछ होएगा, फिर सारी सरकारें लगेंगी, फिर वर्ल्ड बैंक लगेगा, फिर कोई ना कोई वे आउट निकलेगा, क्योंकि दुनिया तो देखिए चलती रहेगी। आज इसका मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ कि रिसेशन आने से क्या चीज़ रुक जाएगी। आप अभी अपने घर से यहाँ स्टूडियो आई, कार से आई, गाड़ी में तेल लगा, कल को रिसेशन आ गया तो आप घर से यहाँ आना छोड़ दोगे? नहीं। आप खाना खा रहे हो 3 वक्त, वो छोड़ दोगे? नहीं। आप ये बिजली कंज्यूम कर रहे हो, क्या ये छोड़ दोगे? नहीं। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या इसको छोड़ दोगे? नहीं। आप क्या करोगे? थोड़ा सा लग्जरीज पे लगाम लगा दोगे। ठीक है ना? तो ये जो कंपनियां हैं ये तो ऐसी ही चलती रहेंगी ना। अब मान लो आपको गाड़ी खरीदनी है, आपके पास पैसा भी है, रिसेशन आ जाए या तेजी आ जाए, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी ज़रूरत है, आप उसके लिए यत्न प्रयत्न करके पैसा इकट्ठा करोगे, लोन लोगे, जो भी करोगे और करोगे। तो कहाँ डिमांड खत्म हुई? 10-20% डिमांड प्लस माइनस तो वैसे भी हर बार हो जाती है। जैसे बारिश अच्छी हो गई, फसल अच्छी हो गई, तो इस बार गाड़ियाँ ज़्यादा बिक जाएंगी क्योंकि किसान के पास पैसा आ जाएगा। बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, किसान के पास उतना पैसा नहीं आया, तो गाड़ियाँ थोड़ी कम बिक जाएंगी। तो ये प्लस माइनस 10-15-20% का वेरिएंस तो वैसे भी हर किसी चीज़ की डिमांड और सप्लाई में रहता ही है। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक भी ऐसा कोई साल बता दो, आप भी तो मतलब जब से आपने होश संभाला है तब आपने भी 10-15 साल देख लिए, 20 साल देख लिए, कि क्या कभी ऐसा हुआ कि बारिश पंजाब में बहुत अच्छी हो गई तो हमने गेहूं ज़्यादा खा ली? किसी साल पंजाब में मतलब राइस और वो नहीं उगे, बाढ़ आ गई, तो क्या हमने अपने घर में राजमा या वो जो जो भी चीज़ वहाँ हो रही है कम खाई? तो ऐसा नहीं है। जो हम लोगों की कंजम्पशन है वो रहने वाली है। बस 10-5% लोग उससे जो ज़्यादा वो सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, या जिन जो उससे एक्चुअल में इफ़ेक्टेड होते हैं, सिर्फ वहाँ पे फ़र्क आता है, बाकी डिमांड में एज़ सच फ़र्क नहीं आता। अब आप सोचिए, आप फ़ोन यूज़ कर रही हैं, तो आपका तो अब फिक्स एक वो है ना कि भाई मैं 300, 400, 500 का रिचार्ज कराऊंगी और पूरे महीने, अब वो 10 कॉल करो या 10,000 कॉल करो, पैसे उतने ही लगने हैं ना। तो एयरटेल की डिमांड या जियो की डिमांड पे कहाँ फ़र्क पड़ा? वो तो चल ही रही है।
बिल्कुल सही बात आपने करी। तो जो एक बात कर रहे हैं ना आजकल की, एक जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2026 में एकदम से बहुत ज़्यादा बूम करेगा, हर जगह जॉब्स चली जाएँगी, सारी कई चीज़ों को टेक ओवर कर लेगा। तो क्या इस टाइम पे उन स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना एक सही डिसीज़न रहेगा कि नहीं, या सिर्फ़ ये एक वही हो रहा है कि फॉलो कर रहे हैं बस लोग ट्रेंड को? देखिए क्या होता है कि जब भी बाज़ार में कुछ नई चीज़ आती है, तो उसके स्टॉक्स बढ़ते हैं, लेकिन अब हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि अगर अब हम घुसेंगे तो वो नीचे गिरने की उनकी उम्मीद ज़्यादा है। ओके। दूसरा, ये बात बिल्कुल सच है, जैसे-जैसे एआई घुसता जा रहा है, लोगों की जॉब्स कम होती जा रही हैं। इसमें मैं कहीं भी डिनायल पे नहीं हूँ। तो फिर मैं नए यूथ से ये कहूँगा, चलो मुझ जैसे और आप जैसे लोग तो अब हम अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा मतलब वो समय निकाल चुके हैं और एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं कि हम तो पीछे नहीं जा सकते। हुँ, लेकिन जो आज का यूथ है, वो क्यों एक ऐसी इंजीनियरिंग या ऐसी फ़ील्ड में जाना चाहता है जिसके जॉब कम हो रहे हैं, वो एआई की फ़ील्ड में जाए। हुँ, भई अगर हम देखो इसको पॉज़िटिव लेना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, जब हम लोग छोटे-छोटे थे, मेरे को आज भी ध्यान है 83-84 में कुछ वो एशियन गेम्स हुए थे इंडिया में, उस वक़्त टीवी आया था। अब टीवी कहने को तो टीवी आया, उसने कितने लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी खोल दी। हुँ, एंटीना बनाने वाली कंपनी का भी काम चल गया, केबल वाली का भी चल गया, टीवी के कितने प्लांट सेटअप हो गए। अब एक-एक प्लांट में 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार लोग नौकरी करते थे। कितने हुँ, करोड़ों, 130 करोड़ हैं तो 100 करोड़ तो टीवी बिका होगा पिछले 20-30 सालों में। तो बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी आई ना। हुँ, और मुझे आज भी ध्यान है, उस वक़्त टीवी कितना महँगा आता था। हमारे पापा ने वो लिया था सीडी प्लेयर, सोनी का सीडी प्लेयर 1,30,000 रुपए का लिया था सबसे पहले। और आज से 20 साल पहले 1,30,000 की क्या मतलब वैल्यू होती थी। और जब बंद हुआ सीडी प्लेयर तो 15-15 सौ रुपए के बिक रहे थे। हुँ, तो आप देखिए कितना लोगों को काम मिला होगा उस पूरी जर्नी में। राइट। ठीक है ना? तो ये जब भी कोई एक शिफ्ट चेंज आता है, कहीं भी एक मेजर शिफ्ट होती है किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी भी वर्किंग स्टाइल में, तो देखिए कुछ लोगों की जॉब जाती है लेकिन नए आवाम आवाम भी खुल जाते हैं जॉब के, सक्सेस के, ग्रोथ के। अब आप इसको ऐसे लीजिए कि जिन लोगों की जॉब गई, अगर मैं उनका अगर स्केल मानूँ तो वो अगर 10 लाख कमाते तो एआई वाले को 50 लाख की जॉब मिल भी रही है। हुँ, तो ये तो स्किल सेट तो देखिए आपको हर वक़्त अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं अपना ही उदाहरण लूँ, मैंने शुरू की अपनी लाइफ़ एक बिज़नेस में, फिर मैंने देखा वो बिज़नेस नहीं चल रहा तो मैंने बिज़नेस को पूरा शिफ्ट किया। फिर वो मेरा बिज़नेस ही बंद हो गया, फिर मैं और लाइन में आया, फिर मैं ट्रेडिंग में आया, अब मैं कंटेंट में आ गया। तो देखिए मैंने भी पिछले 15 साल में अपने आप को 5 जगह शिफ्ट किया है। हुँ, तो अल्टीमेटली देखिए अब आपको उस सब चीज़ में आना पड़ेगा और जो नहीं आएगा, वो नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। एक वो है ना डार्विस स्टोरी है, वो थ्योरी है कौन-सी, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। हुँ, तो जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। बिल्कुल। जो अपने आप को समय के साथ नहीं लेके चलेगा, वो नहीं करेगा। अब आज आपसे 10 साल पहले आपसे कोई कहे पॉडकास्ट कर लो, आपको पता था पॉडकास्ट क्या होता है? नहीं, आज से 2 बिल्कुल। साल पहले भी फॉर दैट मैटर आपको लगता था, हाँ, ये कैसे करते होंगे? और आज आप देखिए गेस्ट को बुला के पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो शिखा जी ये तो समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। जो हुँ, नहीं बदलेगा, वो नई रेस में जीत पाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। जी। तो एक बदलाव जो हो रहा है वो हमारे क्लाइमेट में होता चला जा रहा है, पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, वाटर में भी हो रहा है, वाटर क्राइसिस भी आता जा रहा है। तो इस टाइम पे क्या जो वो कंपनीज़ हैं, वो स्टॉक्स हैं जो क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, वो उन पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए? उन पे कुछ प्रॉस्पेक्ट है आगे ग्रोथ का? देखिए जी, फिर मैंने जैसा अभी आपको 2 मिनट पहले कंज़म्पशन की बात कही, हुँ, हुँ, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग पिछले 10 साल में 10 करोड़ बढ़ गए हैं। हुँ, जब मोदी जी आए थे 2014 में तो वो कहते थे 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं हम। ओह! 120 करोड़ या 110 हुँ, करोड़ हैं। हुँ, आज हम 130 करोड़ पे पहुँच गए हैं। तो 10 करोड़ लोग बढ़े हैं। अब 10 करोड़ लोगों की क्या कंज़म्पशन समझते हो? हुँ, ये पृथ्वी जो बनी थी,
ये मुट्ठी भर लोगों के लिए बनी थी, आज देखो कितनी डेंसली पॉपुलेटेड हम हैं। तो पॉल्यूशन को तो देखिए कोई ना कोई एक ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। और ये केवल, मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता या कोई और स्टेट का सीएम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी मेरी और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश हमारा है, हम लोग जब तक इसको अपना नहीं समझेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी, केन फेंक दिया, पानी की बोतल पी, बोतल फेंक दी, ये सब एक जनता को करना पड़ेगा। आप ये देखिए, ये मैं आपको अभी उदाहरण देता हूँ, अब दिल्ली एनसीआर में पॉलीथीन सरकार ने बैन करी। आप सब्जी लेने जाती हैं, वो अम्मा जो होती है या वो भैया जो होता है सब्जी वाला, वो नीचे बोरी के छुपा के रख देता है पन्नी। अरे भाई, इससे प्रदूषण हो रहा है, आप मत निकालो ना। आप पहले तो 1 रुपए वाली पॉलीथीन को वही 2-3 में ला रहा होगा, क्योंकि वो इधर कच्चा पक्का करके छुप छुपा के ला रहा है। जब सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है तो हम उसे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है ना, आपने अपना घर बनाया, आप 10-20 पौधे घर में लगाओ। आप प्रकृति के लिए क्या कर रहे हो? आप सिर्फ प्रदूषण ही कर रहे हो। आपको सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल की फिक्र है। आप 100 रुपए की बोतल लोगों को दिखाने के लिए पानी पी रहे हो, लेकिन उस प्लास्टिक का क्या कर रहे हो? क्या डिस्पोजल है उसका? आप अपनी भी तो नैतिक जिम्मेदारी समझें। आप क्या सोच रही हैं, एक मोदी जी या एक रेखा गुप्ता या कोई एक दिल्ली का सीएम या यूपी का सीएम या देश का प्राइम मिनिस्टर वो कर लेगा 130 लोगों को कंट्रोल? मोदी जी कह सकते हैं कि ये मत करो, आपको और मुझे नहीं पता। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, प्राइवेट घरों की छोड़ दीजिए, लोग थूक रहे हैं सीढ़ियों पे, अक्सर लोग पान की पीक होती है, क्या वो अपने घर में ये करते हैं? आप बताओ। आप कैनॉट प्लेस जैसी अच्छी मार्केट में चले जाओ, अगर वहाँ कोई सीढ़ियाँ हैं, रास्ते में गली है, लोग पीक फेंक रहे हैं। अरे आप अपने घर में फेंकते हो? आपको देश तो चाहिए अमेरिका जैसा। बिल्कुल। आप बात करते हो कि हम पिछड़े हुए रह गए, तो क्या वहाँ के लोग ऐसा करते हैं? किसी भी पॉलिटिकल नेता से या प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से देश नहीं बना करते हैं, देश बनते हैं वहाँ की जनता से। बिल्कुल सही बात है। जो आपने बातें कही बिल्कुल सही बात है और सबके समझ में आ गई होगी कि अब बिल्कुल। अपने लेवल पे क्या करना है। तो हम बात कर रहे थे ये कि तो जो जैसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं सिचुएशन, तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इस टाइम पे ये जो स्टॉक्स हैं, जो भी कंपनीज़ क्लीन एनर्जी वाली हैं, ईवी वाली हैं, क्या ये आगे इन पे मतलब बिल्कुल बढ़ेंगी, और इनका हुँ, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईवी सेक्टर भविष्य का सेक्टर है, वेस्ट मैनेजमेंट भविष्य का सेक्टर है। जितनी भी ये वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं, इनके शेयर वाकई अच्छे चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। हुँ, लेकिन फिर मेरा एक इसमें और भी सुझाव है लोगों से, कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जगह आप उसमें तो आप पैसा लगाना चाह रहे हो और उसको इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाह रहे हो। 130 करोड़ की जनता है, आपके घर में 4 लोग हैं, बस आप इतना ही कर दो कि मैं 4 पेड़ लगाऊंगा। मैं ये नहीं कहता करोड़ों पेड़ लगाने हैं आपने, हर आदमी एक एक पेड़ लगाए, पॉल्यूशन ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। कूड़ा है कहाँ? हुँ, जंगल कटते जा रहे हैं, सोसाइटीज और लैंड डेवलपमेंट होती जा रही है। अब हम नोएडा में बैठे हैं, आज हमें कितने देखो कंक्रीट जंगल दिख रहा है। आज से 30-35 साल पहले तो यहाँ आदमी आते हुए डरता था रात को, इतना वो जंगल खेत होते थे सब। तो डेवलपमेंट की कॉस्ट भी फिर हमें ही देनी पड़ेगी ना। हुँ। हमें हवा तो चाहिए बिल्कुल पहाड़ों वाली, और 5 एक्यूआई और 2 एक्यूआई की, लेकिन जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेवलपमेंट की कॉस्ट तो हमें ही देनी है ना फिर। हुँ, राइट। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हो कि अपनी तरफ से इनिशिएट भी लेना है और जो बस आपने स्टॉक्स भी बोले हैं कि इन कंपनीज़ के जो हैं वो प्रॉफ़िटेबल रह सकें आगे प्रॉफिटेबल रह चल के। सकते हैं। और साथ ही जैसे मैं वाटर क्राइसिस की बात कर रही थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट जो एग्रीकल्चर वाले स्टॉक्स हैं या जो रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स हैं, उन पे भी पड़ सकता है आगे चल के? देखिए, अगर वाटर क्राइसिस जिस तरह से वाटर टेबल डाउन जा रही है, हुँ, तो खेती होएगी कैसे? हुँ, चावल उगेगा कैसे जब पानी नहीं होगा? तो ये कंपनियां तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी जो चावल बेच रही हैं। जब चावल ही नहीं आएगा तो ये कंपनियां अल्टीमेटली बंदी हो जाएंगी ना। हुँ, आज आप मान लीजिए गेहूं लेके आटा कन्वर्ट करके आटा बेचती हैं, अब कल को पानी की क्राइसिस हो गई, गेहूं उगा ही नहीं, तो आपकी कंपनी तो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो राइट। इसलिए इनका तो
ये देखिए ये सब ना आपस में जुड़ी हुई हैं। बारिश अच्छी होगी, फूड एंड ये एग्रीकल्चर मतलब सेक्टर अच्छा करेगा। बारिश ठीक नहीं हुई तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। हम्म। तो ये तो होएगा ही। तो अगर इस सब में जैसे कोई एंटर करना चाह रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में पहली बार हमारे पॉडकास्ट इंस्पायर होकर कि हाँ, हमें भी करनी है ट्रेडिंग और हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, तो उनको कहाँ से शुरुआत कर लेनी चाहिए? देखिए अब क्या है, मार्केट बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। हम्म। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। हालांकि मैं खुद एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबसे कहता हूँ भाई दूर रहो। और अगर आपको इस मार्केट से पैसा बनाना है तो रादर देन कि आप खुद घुस के लॉस लो और अपना टाइम लगाओ, एफर्ट लगाओ, अपनी मैन पावर और अपनी कैपेसिटीज़ को कहीं और यूटिलाइज करो। और जो थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से कमा रहे हो उससे म्यूचुअल फंड ले लो, ईटीएफ्स ले लो, गोल्ड ले लो, जब इसमें ज़्यादा पैसा जुड़ रहा है कोई प्रॉपर्टी ले लो। इस तरीके से मैनेज करो अपने पैसे को। राइट। अगर आपको पूरी नॉलेज है, पूरा आपको पता है किस तरह करते हैं, आप लॉसेस नहीं ले सकते, और आपको इतना ज्ञान है कि आप अपने पैसे को बहुत वाइजली मैनेज कर लोगे। हम्म। इसके अलावा कहीं लॉस हो रहा है तो छोटा लॉस लेके निकलना, क्योंकि लोग क्या होता है लॉस में बैठे रहते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत भयंकर माइंडसेट चाहिए। अगर वो माइंडसेट नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, मत करो स्टॉक मार्केट, बेटर है कुछ और कर लो। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ और जो आपने बात कही ना करने को, तो वो आजकल वो जो बिटकॉइन है, जिसका अभी तक यही माइंड में कन्फ्यूज़न रह रहा था कि वो गैम्बलिंग गेम है कि वाक़ई एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो आगे 2026 में क्या लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अभी भी वो गैम्बलिंग गेम ही है? नहीं, वो गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग क्यों नहीं है, मैं क्यों कह पा रहा हूँ ये बात? क्योंकि 4 ट्रिलियन की उसकी मार्केट कैप है, सारे बिटकॉइन और जितने भी कॉइन्स हैं, मतलब डिजिटल असेट जो वो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उसका 4 ट्रिलियन की वो है मार्केट कैप। हिंदुस्तान की जीडीपी 4 से 5 के बीच में है। मोदी जी कह रहे हैं ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएँगे, हुँ। तो अभी 5 ट्रिलियन बनी नहीं है। तो हम 4 प्लस हैं, लेकिन वो भी 4 है, तो अपने देश की जीडीपी के बराबर तो वहाँ पैसा पड़ा है। तो वो कम ज़्यादा तो होता रहेगा। डिजिटल एसेट है, कोई तो मैनेज कर ही रहा होगा उसे। किसी के पास तो उसका वो होगा राजस्व के, भैया ठीक है आज हम गिरा सकते हैं, आज हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है डिसेंट्रलाइज है, लेकिन फिर भी घटबढ़ तो रही है ना। 1,26,23,000 वाला बिटकॉइन भी $80,000 पे आ गया ना, यानी कि वहाँ भी ऑलमोस्ट 41% की गिरावट आ गई है। तो इसका मतलब हुँ। हर चीज़, कोई भी एक दुनिया में ऐसा सेट तो बना नहीं है कि वो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर ही जाता रहे, और रॉकेट भी नीचे आता है तो वो भी नीचे तो आएगा ही। हुँ। लेकिन हाँ, ये है कि किस टाइम आप घुस रहे हो, वो एक समझदारी की बात होती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे 1,20,000 पे सब कोई उसे लेना चाह रहा था, आज 80,000 में लोगों को दिख रहा है वो 40,000 आ जाएगा। तो हुँ। मतलब महंगी चीज़ पे तो आप घुस रहे थे, और जब उसका एक फेयर प्राइस आ गया है तो अब आपको लगता है, तो ये फियर और ग्रीड जो है, ये आदमी को कभी भी बहुत अच्छा नहीं कमाने देती। हुँ। जब नीचे गिर रहा होता है तो उसे लगता है और ज़्यादा गिरेगा, जब ऊपर जा रहा होता है उसे लगता है कि फोमो में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से ट्रेन मिस हो जाए। तो ये चलता रहेगा। और बाकी हुँ। डिजिटल असेट की जो बात आपने हुँ। कही, हुँ। ज़ीरो नहीं होगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। रिस्की एसेट है, किसी भी दिन ऐसा कोई फ्रेमवर्क आ सकता है कि ठीक है जी आज रात से 8 बजे से इंडिया में डिजिटल करेंसी नहीं चलेगी, नहीं ट्रेड होएगी, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। मैंने अपना निजी रूप से जो पैसा लगा रखा है वो 3 से 5% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, या 7 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 10 से कम ही है। क्यों? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी भी दिन ज़ीरो हो सकता है। आप सब लोग भी अपना विवेक का इस्तेमाल करें, ज़ीरो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली परफॉर्मेंस देख के आगे की यात्रा नहीं तय की जा सकती। अब इसका एक और उदाहरण है, जब मैं 18 से 20 की तरफ था और 30 की तरफ बढ़ रहा था, तो आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी, मैं 15 किलोमीटर भी दौड़ सकता था। आज मैं 50 का होने जा रहा हूँ तो मैं नहीं चल सकता। अब आप मेरा बैक टेस्ट करोगे, अरे ये तो उस टाइम में 50 मतलब 30 किलोमीटर दौड़ लेता था, तो वो बैक टेस्टिंग उस एज, उस क्लाइमेट, उस उम्र, उस खान पान के हिसाब से थी, आज की नहीं है। तो अगर बिटकॉइन 75 रुपये से 1.5 करोड़ और 1.25 करोड़ तक गया तो वो उसका पिछला ट्रैक है, आगे ऐसा चलेगा ये कहीं नहीं लिखा है। हुँ।
और जो इस टाइम पे जैसे कह रहे हैं इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे और ये सारा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस टाइम पे अगर कोई एंटर करना चाहता है तो उसके लिए एफडी ही सेफ़र ऑप्शन नहीं, है कि म्यूचुअल एसआईपी? फंड्स लीजिए आप। ओके। और अगर आपका देखिए, अब इसमें भी शिखा जी क्या है कि हम किस टाइम पे घुस रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, हुँ, लेकिन हमारा विज़न कितना लंबा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको अगर 1-2 साल के लिए पैसा रखना है तो मैं कहूँगा एफडी में रखिए, कुछ मिलेगा ही ऊपर। हुँ, अब आज मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और आपको 2 साल बाद पैसा चाहिए वो, या आपका विज़न ही 2 साल का है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट 20% करेक्ट हो जाए तो आपकी रकम टूट जाएगी। आप हुँ, गोल्ड में घुस रहे हैं, अगर आपका विज़न 2-5 साल से कम का है, तो मत घुसिए गोल्ड में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है। अब आपको अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड ज़रूर लीजिए। आपको आपकी बच्ची है उसके लिए लेना है, हाँ जी, गोल्ड लीजिए। अभी भी काम आएगा, वो जब तक बड़ी होएगी पहनेगी, शादी में भी आप उसे दे दीजिए। तो गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी आर डूइंग टुडे। आप प्रॉपर्टी लेती हैं या प्लॉट लेना है, आपके पास, आप घर में तो रह ही रहे हो, आप प्लॉट लेते हो, क्या सोच के लेते हो? यार अभी लगाते हैं 10-5 साल में बढ़ जाएगा, यही सोचते हो ना आप। ये तो नहीं कहते कि मुझे 3 महीने बाद बेचना है। हुँ, तो कैसे जो है आपकी निर्धारित होती है कि गोल क्या है? जब आपका विजन उतना लंबा होगा। हुँ, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में उस पैसे की नीड है तो आप सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए। अगर आपके पास टाइम बड़ा है प्ले करने के लिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो इक्विटीज़ में लगाइए, गोल्ड में लगाइए, बिटकॉइन में लगाइए और सिल्वर में लगाइए। तब आप ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए। अगर आपके पास गोल छोटा है, 2-3 साल का है, तो एफडी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए जहां रिस्क ऑफ फॉलिंग इज लेस। बिल्कुल सही बात है और वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें अभी कोई करना चाहता है अपनी वेल्थ क्रिएट तो इस टाइम पे उसका पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई होना चाहिए? देखिए, अगर आपको, मैं इसमें एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ कि हुँ, आपके हुँ, पास 1 लाख रुपए और आपको अगले वाले 30 साल के लिए ये इन्वेस्ट करने हैं। हुँ, हम 2-5 साल की नहीं कर रहे हैं, हम 30 साल लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें से 20% जो आपका पैसा है वो लगाइए आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। ये एफडी से थोड़ा बेहतर हैं, गिरते भी कम हैं, बढ़ते भी कम हैं। तो कभी भी आपको कोई इमरजेंसी हो तो सबसे पहले इसको तोड़िए और पैसे की ज़रूरत को अपनी पूरा करिए। हुँ, उसके बाद ये हमने 20% लगा दिया इसमें, मतलब 1 लाख था तो 20 हज़ार लगाया, यानी 20% लग गया। उसके बाद आप 30% थोड़ा हाई रिस्क में चले जाइए, जिसमें कि आप मिड कैप में लगाइए, तो 50% आपका पैसा खप गया। 15% आप और थोड़ा हाई रिस्क में लगाइए और वो स्मॉल कैप मीडियम फंड में लगाइए। अब आपने क्या किया, लार्ज भी लगा दिया, मीडियम भी लगा दिया, स्मॉल भी लगा दिया, यानी कि अगर बाजार में 5,000 कंपनी है तो 5,000 में से ऑलरेडी 3,000 कंपनियों में आपका पैसा लग चुका है। हुँ, जो बेस्ट कंपनीज हैं उसमें वो म्यूचुअल फंड में होंगी, वो लग गया। तो आपने पूरे बाजार के स्फीयर को पैसे में कर लिया। पैसा कितना लग गया आपका? 20%, 30% और 15%, यानी कि 65% पैसा आपका लग चुका है। अब बच गया कितना? 35%। अब इस 35% को आप 3 भाग में या 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग आप लगाइए गोल्ड में, एक भाग लगाइए सिल्वर में, एक भाग लगाइए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में, और एक भाग जो बच गया, आप कहेंगे ये कैसा मूर्ख आदमी है जो मैं बताने जा रहा हूं कि ये आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। आप मेडिक्लेम में पैसा लगाइए, आप हेल्थ इंश्योरेंस पे लगाइए, आप लाइफ इंश्योरेंस पे लगाइए। मैं लेट हो गया ये सब समझने में, लेकिन आज मैं सब जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी लोग आगे अपनी ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं, आपको टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, नहीं पता कल क्या हो जाए। दूसरा, कोविड के बाद से हमने देख लिया कि एक बार आप अस्पताल में गए, 5-7 लाख रुपए का बिल ऐसे ही बन जाता है। छोटी छोटी बीमारियां जो पहले 2-3 लाख में, जिनका मतलब जैसे हार्ट अटैक हुआ तो 1.5-2 लाख में काम हो जाता था, आज वो बिल 10 से 15 लाख हो गए हैं। तो आपके पास कहाँ से आएगा इतना पैसा उस इमरजेंसी की केस में? तो आप इसको इन्वेस्टमेंट ही समझें। ठीक है, इसकी कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन 5 से 10% अगर आप लगा रहे हैं तो इतना 90% में कमा रहे हैं कि इसको खर्चे को बियर कर सकें। तो इसको ज़रूर करिए। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ,
और आप सब लोग इसके लिए शिखा जी को थैंकफुल करिए रहिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेसन ऑफ लाइफ है। कोई एक बच्चा है, वो 18-20 साल का है, नौकरी लग गई, तो उसे सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ का। अब अगर उसने टर्म इंश्योरेंस 20 साल की उम्र में लिया 1 करोड़ का, और हो सकता है तो उसका जो प्रीमियम बैठे वो 6-7 हज़ार रुपये साल का बैठे। अगर वो 24 साल में 1 करोड़ का लेता है, तो ये जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसका 1 करोड़ का, वो हो सकता है 15 हज़ार हो जाए। आज मेरी उम्र 49 होने जा रही है, अगर मैं 1 करोड़ का लेता हूँ तो मुझे देने पड़ेंगे 3 लाख रुपए प्रीमियम के, कम से कम भी। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रिस्क बढ़ रहा है। जब मैं 18 का हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, आज मेरे को शुगर, बीपी, लाइफस्टाइल डिजीज, स्ट्रेस, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना? हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी जितना आदमी की एज होती है बढ़ जाती है। तो कुल मिला के बात क्या है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है और आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, यानी कि मेडिक्लेम लेना है। ये 2 इंश्योरेंस आपको बहुत ज़रूरी चाहिए। इसके लिए आप जो 1 लाख में से 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करें, इसको आप खर्चा ना समझें, इसे भी इन्वेस्टमेंट समझें। क्यों? 10 साल मान लो आपने 10-10 हज़ार रुपये दिए मेडिक्लेम के, तो कितने हुए? 1 लाख रुपए। और भगवान ना करे आपको 11वें साल में कोई बीमारी हो गई जहां आपको 15 लाख रुपए का बिल आया और वो कंपनी ने दे दिया, तो आपके लिए तो वो 1 लाख के सामने 15 लाख इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना। आप इसको ऐसे, जब आप इतना पॉजिटिव लेने लगेंगे इंश्योरेंस को, और मैं कहूँगा ये देश की विडंबना है कि आज 10% लोग भी हमारे यहाँ इंश्योर्ड नहीं है। तो इंश्योरेंस के लिए बहुत आपको मेहनत करनी है। और आप मेरे से अभी पूछ रही थी सेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट के, इंश्योरेंस में भी, इंश्योरेंस सेक्टर में आप लोग निवेश करें, क्योंकि इंश्योरेंस तो अभी खुला है, अभी तो इसमें इतने मतलब ग्रोथ का स्कोप है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, लोग और अपने आप को इंश्योर करेंगे। राइट। मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि ना आपको एआई के अलावा अब कौन-सा लगता है नेक्स्ट सेक्टर जो इंश्योरेंस ये है? लगता है मुझे। राइट, बिल्कुल सही बात है कि जी, जैसे-जैसे अवेयरनेस आएगी अब मुझे क्योंकि वही ईवी से बेटर इंश्योरेंस लगता है। ईवी क्यों नहीं लगता? हुँ, हमें ये तो दिख रहा है कि वो कार से पॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन वो जो लेड और उसमें क्या नाम है, जो जो केमिकल यूज हो रहे हैं टू मेक दैट बैटरी, वो इतने हज़ार्डियस हैं कि हमें ये आगे देखना 5-7 साल बाद, कोई बड़ी बात नहीं है कि ईवी सेक्टर ही बंद हो जाए, क्योंकि उसको कहाँ डिकम्पोज़ करेंगे हम? लेड जो निकाल के हम लगा रहे हैं या फ़ॉस्फ़ोरस लगा रहे हैं, या जो हम केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, वो तो इतने हज़ार्डियस हैं कि वो तो हम पानी में डाल दें तो पानी ज़हरीला हो जाए, वो पानी आप नहीं पी सकते। हुँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या 2026 राइट टाइम है मार्केट में एंटर करने का कि अभी रुक जाना चाहिए सारा थोड़ा? टाइम बिल्कुल सही है, आज ही घुसना है। जब भी आप हुँ, सोचें कि कल बेहतर होगा, कभी बेहतर नहीं मैंने देखा। हुँ, हमेशा यही फोमो रहता है कि यार उस वक़्त ले लिया होता तो अच्छा होता। राइट। अच्छा बिगिनर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी सही रहती है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग वो ऐप इंस्टॉल करते हैं और इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं। फिर उनको बहुत अच्छा लगता है, अरे ₹10 बढ़ गया, चलो बेच देते हैं, अभी कर देते हैं। तो वो ठीक है उनके नहीं, लिए वो कि ठीक नहीं है। हुँ, वो ठीक क्यों नहीं है? कि वो लोग एक एडिक्शन में फँसते जा रहे हैं। बेटर है म्यूचुअल फंड रूट से जाइए, 2, 5, 10,000, 20,000 जो भी हर महीने लगाना है, वो म्यूचुअल फंड में लगाइए। क्योंकि एक बार अगर आपको ये जो है आदत हो गई ना, ₹10 बढ़ गए, ₹20 बढ़ गए, 50 बढ़ गए, आप अपने काम को छोड़ के आप इसमें घुस जाएँगे, क्योंकि देखिए एडिक्शन ऐसे ही होती हैं चीज़ों की। जैसे कोई बच्चा सिगरेट पीता है, वो कहता है मैं तो महीने में 1 बार पी लेता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ तो पी लेता हूँ। वो कब आदत में कन्वर्ट हो जाता है और वो कब बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है और वो कब इतना फैटल हो जाता है कि आपको उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, ये पता ही नहीं लगता। आप देखिए ना, कोई आदमी पहले एक बार दोस्त से मिला, आज मैंने पी ली, फिर मैंने ज़्यादा पी ली, फिर ये कर लिया, तो वो क्या है? मतलब दैट इज़ ए फैक्ट, मतलब एडिक्शन में फँसते जा रहे हो ना आप। हुँ, तो ऐसे ही ये भी एक नशा हो जाता है। बिल्कुल इससे सही। नहीं घुसना इसमें, इस बेटर कि म्यूचुअल फंड में घुसिए, हुँ, छोटा आएगा, छोटा जाएगा, लेकिन आप खुद कहाँ उतना कमा पा रहे हो जितना म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, ये भी तो देखिए ना। बिल्कुल सही बात है। आपने सही बोला कि एक हैबिट बन जाएगी। तो अगर हम हैबिट्स की बात करें कि कौन-सी ऐसी 3 टॉप आपको फाइनेंशियल हैबिट्स लगता है कि आगे से हम लोगों को फॉलो करनी शुरू कर देनी चाहिए? एक कहावत है, सेव फॉर रेनी डेज़। आज अगर मैं ₹100 कमा रहा हूँ तो मुझे ₹20 सेव करने ही करने हैं, चाहे मुझे उसके लिए अपने खर्चे की कटौती करनी पड़े। आज मैं सेव नहीं करूँगा तो आगे भविष्य को अच्छा नहीं मान सकता मैं।
अभी तो एक कोविड आया, 1 साल लोग घर बैठे थे, आगे पता नहीं क्या-क्या देखने को मिले। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अब कोविड आ गया, अब 100 साल तक कोई बीमारी नहीं आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके अलावा आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो लोग अब आगे है ये वाली जो फाइनेंशियल, क्योंकि अभी जैसे 2026 में कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी, ग्लोबल क्राइसिस, ये सारे और ज़्यादा और ज़्यादा दिख रहे आएँगे, बढ़ रहे यस। हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो संभल के चलने की ज़रूरत है? संभल के चलने की तो यही है, देखिए, अब आप खाना-पीना तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, हुँ, हुँ, हुँ। लाइफ़स्टाइल अपना नहीं छोड़ हुँ, सकता, हुँ। बस ये है कि सेविंग को ज़्यादा करिए और ऐसी चीज़ों में सेव करिए जो कि आगे फ्यूचरिस्टिक हैं। जैसे गोल्ड को हैबिट बनाइए कि मुझे अगर 20,000 सेव करना है तो 4,000 का गोल्ड लेना ही है। तो ये फिज़िकल लें कि नहीं, ईटीएफ में ले लिए, 4,000 में फिज़िकल में कुछ नहीं आता, हुँ, क्योंकि हुँ। मेकिंग और लेबर चार्ज ही इतना लग जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा आपको पेन पॉइंट बन जाएगा। हाँ, फिज़िकल कब लेना है, मान लो आप 5-5 हज़ार कर करके आपने 2-3 लाख का कॉर्पस बना लिया, आपने वहाँ बेचा और फिज़िकल में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको ले लिया। अब आप 4,000 में क्या आएगा? हुँ, 1,30,000 रुपए तोले वाली चीज़ 4,000 में या 5,000 या 20,000 में भी क्या ही आएगी? हुँ। राइट, वहाँ पर की जा सकती वहाँ है के लिए। इन्वेस्टमेंट। और जैसे कि हम एसआईपीज़ के बीच में बात कर रहे थे, तो मैंने ये पूछा था कि जो एसआईपीज़ हैं, वो अब भी लगता है कि जैसा वो रिटर्न अब तक दे रही थी, आगे जो है वो अनसर्टेनिटीज़ में तो भी वैसा ही रहेगा रिटर्न? देखिए, कोई हम नहीं कह सकते, हो सकता है इससे बेहतर दे दें, हो सकता है इससे कम दे दें और ये भी हो सकता है कि 2-3 साल वो लॉस दे दें। हुँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड शेयर करता हूँ जो हमारे देश में हुआ है। 1990 से मेरे को ध्यान है, 1992 में हर्षद मेहता जी का स्कैम आया, मार्केट गिर गया। फिर वहाँ से थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हुआ, तो ये चारा घोटाला, मोबाइल का ये क्या नाम 2G स्कैम, 3G स्कैम ये चालू हो गए, बाज़ार गिर गया। 2000 में डॉट कॉम बबल आया, बाज़ार गिर गया। 2004 में भी शायद एक स्कैम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे तकलीफ़ बढ़ गई थी। 2008 में जगत मंदी आ गई थी, लेमन क्राइसिस, वहाँ पे गिर गया। 2008 के बाद 10-11 में फिर कुछ इंडिया में रॉयट्स और ये बम ब्लास्ट ये सब कुछ हुए, बाज़ार गिर गया। 2014 में मोदी जी आए, उस वक़्त हमारी निफ्टी 6062 में थी या 6400 थी। वहाँ से चलते-चलते 9000 आई, किसी तरह से इकॉनमी सँभल रही थी। मोदी जी ने ही डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया, फिर गिर गया। कोई 2 देश टकरा वो हो गए इनका लड़ाई, तब गिर गया। पाकिस्तान ने कोई बम डाल दिया, तब गिर गया बाज़ार। उसके बाद 2020 में फिर कोविड आ गया। अभी इस बीच में रशिया यूक्रेन हो गया तो बाज़ार गिर गया। वो फ़िलीपींस और कौन-सा हमस था क्या, वो कौन-सी हुँ, हुँ, कंट्री थी, हुँ। वहाँ पे हुआ तो गिर गया। तो देखिए बाज़ार में तो कई दफ़ा बैड न्यूज़ आई, बाज़ार गिरा, फिर बाज़ार उठ जाता है। तो ये कोई वो नहीं है, जैसा मैंने कहा कंज़म्पशन चीज़ों की कम नहीं होगी, मोमेंटरी कोई चीज़ डाउन हो सकती है, अल्टीमेटली क्योंकि जनता इतनी है पूरी दुनिया में, कंज़म्पशन सब चीज़ की चलती ही रहेगी। तो ये कंपनियाँ जो हम जिनमें पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के रूट से, वो चलती ही रहेंगी, वो प्लस माइनस होएँगी, लेकिन कहीं न कहीं बाज़ार उसकी ग्रेविटी को एडजस्ट करके फिर आगे की तरफ देख के आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जो टेक कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर जो रेगुलेशंस बढ़ती चली जा रही हैं धीरे-धीरे, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा? देखिए, जितनी भी रेगुलेशंस होती हैं, ये आपके अच्छे के लिए होती हैं। आज हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, हुँ, कभी भी सरकार कोई नियम लाती है ना, तो वो आपके और मेरे या किसी एक जन के फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं होता। उनके पास डेटा होता है कि अगर हम ये ला रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा और लाखों लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अब हो सकता है जैसे जीएसटी आया, कई लोगों को नुकसान हो रहा है उससे, क्योंकि वो लोग नंबर 1 नंबर 2 सब करते थे हुँ, कच्चा-पक्का। हुँ। लेकिन जो लोग प्रॉपर चलते थे उनको देखिए लॉन्ग रन में फ़ायदा दिख रहा है। ठीक है ना? कोई भी नया लॉ आता है, हमें शुरू में लगता है अरे यार ये कैसे एडजस्ट होंगे, लेकिन जब हम उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं तो वो फिर फ़ायदे की चीज़ दिखने लगती है। तो हुँ। ऐसे ही होता है। और टेक कंपनीज़ पे जो कंप्लायंस आ रहे हैं, अ, सब चीज़ों पे कंप्लायंस आता जा रहा है, तो वो हमारे बेहतरी के लिए ही आता जा रहा है। ठीक है, हम लोगों को उसके आदी नहीं होते तो थोड़ा-सा हमें पेन पॉइंट लगता है उस वक़्त, लेकिन वो फिर आगे ठीक हो जाता है। एक चीज़ मैं ये और जानना चाह रही थी कि कुछ ऐसे साइन्स भी होते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अब जो मार्केट है वो क्रैश होने वाली है? देखिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, ना मैं ऐसी कोई प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। हुँ, मैं हुँ। तो कहता हूँ भाई चार्ट देखो,
चार्ट में जहां दिखे कि 2 दिन का लो कट रहा है, इसका मतलब मंदी चालू है। कोई साइन नहीं है। मैं कहता हूं आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्यों दूसरे की सुननी है। आप चार्ट को देखो, हर चीज चार्ट में दिख रही है ना। जो भी प्राइस का मूवमेंट हो रहा है वो चार्ट में दिख रहा है। तो मैं क्यों किसी पंडित को मानूं जो मुझे सामने दिख रहा है उसे ना मानूं, और मैं किसी बात सुन लूं। बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टॉक मुझे ही रिकमेंड करने लगते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई तुम पे कोई स्टडी है? नहीं, मैंने सुना था। अरे तू दूसरे की सुन रहा है, अपनी भी तो देख ले। तो मैं इन चीज़ों में नहीं मानता शिखा जी। मेरा मानना ये है कि आप अपने स्टडी को मजबूत करें, अपनी नॉलेज को मजबूत करें। और इसका मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सेब लेने जाते हैं, वो आपसे ठेले वाला कहता है जी 200 रुपया। आप कहते हो नहीं भैया मैं 160 में लूंगा। वो आपके पास 160 का दिमाग कहाँ से आता है? दो एक जगह पूछ के आता है ना। तो वो क्या है, आपने कहीं से नॉलेज ली, फिर आपने उसे यूज किया, यही तो है। आप सेब तो 200 रुपये किलो का 200 में नहीं लेते, आप उसमें भी 20 रुपये बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन आप अपने लाखों रुपए जो है किसी भी एरे गहरे के कहने से आप लगा देते हो कि भाई ये शेयर अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, ये अच्छी है। भाई अपनी रिसर्च करो ना। और रिसर्च कहाँ से करें, कहाँ से रिसर्च बेस्ट आपको नॉलेज मिलती है? यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। आप किताबों को पढ़िए, यूट्यूब को देखिए, और फिर आपको लग रहा है मान लीजिए ये गिरने वाला है, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, तो आप उसको 15 दिन देख लो, गिरता है तो आपको इसका मतलब एक एजुकेशन स्टडी मिल गई। अगली बार फिर वैसा बनेगा, फिर कर लेना। क्योंकि मैंने आज तक कोई भी चीज़ 100 की एक सम ऐसे जाते नहीं देखी। बीच में करेक्शन भी आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो जब नीचे आए तो आप ले लेना, अगर आपको अच्छी लग रही है तो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने बहुत अच्छे से एक ब्लूप्रिंट दे दिया है पूरा कि कैसे जी। 2026 में भी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट नेट 2026। अभी ओवरऑल राइट 2026 है, कल 2027 आएगा। आएगा। चीज़ें यही रहेंगी, दुनिया ऐसे ही हुँ, चलती आई है, ऐसे ही चलेगी। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको अपने पैसे के लिए बेस्ट क्या है। और मैं समझता राइट। हूँ मुझे मेरे पैसे के लिए सबसे बेहतर आदमी मैं ही हूँ। हुँ, जब मैं अपना पैसा, कोई भी आदमी मुझे बता दे कि अपने घर रखने के बजाय पड़ोसी के यहाँ रखा था, नहीं रखता ना। अपने हुँ, भाई के यहाँ रखा था, नहीं रखता। जब अपने बिल्कुल सगे दोस्तों के पास नहीं रखते, आप भाई के पास नहीं रखते, पड़ोसी पे नहीं रखते, तो किसी की भी एडवाइस मान के लाखों करोड़ों रुपए आप कैसे दे देते हो कि भैया मुझे ये कमा के देगा? कोई नहीं कमा के देगा, आप स्वयं अपने लिए कमाएंगे। हुँ। बिल्कुल सही बात बोली और वाक़ई में आपने ये जो ब्लूप्रिंट है सिर्फ़ 2026 बिल नहीं ओवरऑल पूरी लाइफ़ के लिए है कि बिल्कुल अपने जी। फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे जाना है, कैसे समझना है। यस। बहुत अच्छा आपने एक पूरा क्लैरिटी दी है हर एक टॉपिक पे। एक चीज़ और जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें आपने ये कहा था कि मैं वेल्थ बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी हेल्थ को थोड़ा-सा इग्नोर कर रहा हूँ आजकल। और कुछ एक लोगों ने बोला भी कि सर हेल्थ इज़ वेल्थ और जी, आप जी। हेल्थ पे ध्यान दीजिए और वो आपने बहुत ही बढ़िया ध्यान दिया बिल्कुल। है और आपने आई गेस 50 केजी ऑलमोस्ट आप बता रहे थे। ऑलमोस्ट 50 केजी मैंने लूज़ कर तो लिया मैं है। चाहती हूँ कि आप ऑडियंस के साथ ये भी शेयर करें कि आपने कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने की है कि हेल्थ पे भी फ़ोकस किया क्योंकि सबसे बड़ी वेल्थ है वो हमारी। देखिए मेरी ना शुगर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हुँ, मेरा वेट बढ़ रहा था तो मैं खाता भी ज़्यादा था और मेरी शुगर भी बढ़ती जा रही थी। फिर उससे इंसुलिन बढ़ती जा रही थी, और इंसुलिन जब आप ज़्यादा लेने लग जाते हैं तो आपकी किडनी और लीवर पे असर आना शुरू हो जाता है। मेरी वो स्टेज आ गई थी। तो मैं कई डॉक्टरों के पास गया, कई डाइटिशियंस के पास गया, कई डॉक्टरों ने मुझे, किसी ने सर्जरी बताया, बायरेटिक सर्जरी होती है। किसी ने मुझसे कहा कि आप जो है वो एक कुछ और होता है जिसमें वो ऐसे डालते हैं, लेप्रोस्कोपी हुँ, हुँ। नहीं, कुछ होता है उसमें वो आपके कोई ऐसा एक पाइप सी डालते हैं, उससे फैट खींच हाँ, लेते हैं, हाँ, वो हाँ। होता है। जी। तो मैंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, लेकिन फिर मैं जब उनके बारे में घर आके पढ़ता था तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बहुत दिखते थे। तो मेरे को समझ आया कि भई ये लॉन्ग रन में मैं नहीं सस्टेन कर पाऊँगा। तो मैं कई आयुर्वेदाचार्य से भी मिला, हुँ, कई बहुत अच्छे-अच्छे आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स भी गया। लेकिन कुल मिला के बात जो मुझे समझ आई कि हमारा क्यों वेट बढ़ रहा है या किसी का भी, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपको थायराइड है तो वेट बढ़ रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। लेकिन अगर आपका वेट सिर्फ नॉर्मल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका सीधी सी बात है कि कंजम्पशन ऑफ फूड इज मोर एंड कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज इज लेस। यही एक तो वो है। हुँ। तो मुझे किसी एक समझदार डॉक्टर ने ये समझाया कि आप अपना ना फूड पैटर्न्स को चेंज करिए, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करिए।
और यकीन मानिए शिखा जी, बस ईटिंग हैबिट्स चेंज करने की वजह से ही मेरा ये वेट अपने आप कम हो रहा है। मैंने इसके लिए कोई यत्न प्रयत्न नहीं किया, मैं कोई जिम नहीं जाता, मैं कोई ऐसा नहीं है कि रोज़ सुबह 1 घंटा वॉक कर रहा हूँ। सिर्फ़ मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को मोर डिसिप्लिन्ड किया है। वो क्या है कि सुबह 9 बजे के आस-पास तक आप 8 बजे से पहले-पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए। हुँ, हुँ। इससे लेके 2 बजे के बीच में अगर बहुत ज़्यादा भूख लगे तो खीरा खा लीजिए, टमाटर खा लीजिए, ऐसी चीज़ें जो मिनिमल कैलोरीज़ के साथ हैं। अब सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में पहले मैं क्या खाता था, पराठे खाता था। अब मैंने लिटरली आटा और जो चावल है वो ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, अच्छा। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही आप खाते हैं शुगर भी बढ़ती है और आपके अंदर फैट भी बढ़ता है। तो आप हेल्दियर ऑप्शंस पे आ जाइए। अब आप कहेंगे कि ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाना हुँ, है, फिर अगर आपने जी। आटा और वो छोड़ दिया है तो आप बेसन की रोटी खा लीजिए, ओके। आप स्प्राउट्स खा लीजिए, ठीक है ना? तो मैं सुबह के टाइम में ये खाता हूँ, फिर मुझे 12-1 बजे करीब भूख लगती है तो मैं सैलेड या फल खा लेता हूँ कोई-सा। 2 बजे मैं जो भी खाता हूँ, अब वो जो मेरा मील है दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मील ऑफ द डे। एक्सपेंसिव मतलब महँगा पैसे से नहीं, मेरे को जो मन है मैं वो खाता हूँ। यानी मेरे को छोले-भटूरे का मन है तो अब मैं छोले-भटूरे खाता हूँ, क्योंकि अब मेरा वेट कम हो चुका है। हुँ, लेकिन जब तक मैं रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे था तो मैं उसमें क्या खाता था, मोस्टली मेरे खाने में चने ज़रूर होते थे, काले वाले। हुँ। क्योंकि एक तो वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, पनीर होता था थोड़ा-सा, दही मैं ज़रूर खाता था और घी का इंटेक मैंने कभी कम नहीं किया। हुँ। क्योंकि घी आपकी बॉडी के लिए सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है। लोग उसको दुश्मन समझने लग हाँ, तो जाते मैं घी हैं। को दुश्मन नहीं समझता। हुँ, मेरे डॉक्टर ने, मेरे डायटीशियन ने मुझे सजेस्ट किया कि सर ये डाइट लेनी है, हुँ, हुँ। पोर्शन कम लेना है। जीभ पे तो देखो ताला लगाना पड़ेगा। फिर 5-6 बजे, क्योंकि फिर इंसान है, हमें भूख लगती है, तो वहाँ पे मैं थोड़े से वो जो पीले चने भुने हुए आते हैं, हुँ, हुँ। काले चने भुन के जो हाँ पीले जी, हो भुने जाते हैं, हुए होते हैं, जी। आप वो ले लीजिए, थोड़ी-सी मूँगफली ले लीजिए, भुनी हुई या जो फ्राइड नमकीन आती हुँ, है हुँ। मूँगफली की, और साथ में ग्रीन टी लेता हूँ। 6 और 7 बजे के आस-पास मैं डिनर कर लेता हूँ। उस डिनर हुँ, में भी फ्रूट्स ही रहते हैं। अच्छा। अब क्योंकि मैं थोड़ा लिबरल हो गया हूँ भई, अब ऑलरेडी कम हो चुका है 50 किलो के हुँ, आस-पास, और अब मुझे नहीं लगता कि उतनी एग्रेसिव डाइट की मुझे ज़रूरत है। जब मैं डाइट पे था तो मैं वहाँ पे क्या लेता था, कोई भी सूप लेता था, और उस सूप में जो एक सबसे एसेंशियल चीज़ हम डालते थे वो क्या कहते हैं उसे, ड्रम स्टिक या मोरिंगा ओके, की जो हाँ जी, स्टिक्स आती हैं वो राइट। ज़रूर, टोमेटो सूप में भी डलता था, दाल के सूप में भी डलता था, चने के सूप में भी डलता था, अच्छा। वेजिटेबल सूप में भी डलता था, वो ज़रूर डालते थे। हुँ, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओके। बाकी बहुत एग्रेसिव कोई वॉक नहीं करी मैंने, सिर्फ़ नियम से खाना शुरू कर दिया है कि इसके बाद 10 बजे भूख लग रही है तो मैं नहीं खाऊँगा। हुँ, तो आप अपनी डाइट को डिसिप्लिन करिए। ये देखिए कि जो आप खा रहे हैं, जैसे पहले मैं कोई ही दिन जाता था कि जिस दिन आलू की टिक्की, समोसा, चाट, पकौड़ी या कुछ भी बाहर का खा लूँ, अब वो मैंने सब ब्लॉक कर दिया है। हाँ, बीच में जैसे मेरा कभी बहुत कुछ खाने की टेम्पटेशन होती है, तो आप ढोकला खा लीजिए। मतलब हुँ, हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट। आप ज़ोमैटो खोलिए, अब तो कम से कम 50 हाँ, आपको हाँ, दिखेंगे जो सैलेड्स देते हैं, सर। बड़ी टेस्टी सैलेड्स हैं हुँ, उनकी। हुँ, हुँ, तो मैं सैलेड, और उसमें भी क्या था कि किसी से अब वो कैलोरीज़ भी लिखते हैं। तो अगर हुँ, कोई 410 वाली है और 220 वाली है तो मैं 220 कैलोरी वाली मँगाता था। हुँ, हालाँकि वो भी कोई इतनी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन है। बेसन का चीला मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना वही खाता रहा हूँ। तो बोर हो जाता था तो मेरी वाइफ़ जो थी वो कभी उसमें पनीर की स्टफिंग कर देती थी, कभी पनीर को प्याज़ टमाटर के साथ सौते करके कर देती थी, कभी उसमें थोड़ा-सा टैबास्को डाल दिया, तो हुँ, उससे वो स्पाइसी बन गया। मतलब आपको देखिए अल्टरनेट खुद ही ढूँढने हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग उतना फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी नहीं है। हम लोग क्या है 2500 3000 कैलोरीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं, और जो वो है
कंज्यूम कर रहे हैं और यूज़ जो है वो मेरे ख्याल से हम 1200-1500 कर रहे हैं। तो राइट। आपको इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही खाइए या उससे कम खाइए तो वेट ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये कुदरत ने इस तरह का आपका शरीर बनाया है कि फैट आपका कंज्यूम होने लग जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। बिल्कुल सही बात है। नॉन वेज मैं नहीं खाता हूँ, अंडा मैं नहीं खाता हूँ, दूध मैं नहीं पीता हूँ। चाय मैंने दिन में पहले 6-7 पीता था, चाय का इंटेक बिल्कुल बंद कर दिया है। उससे क्या हुआ, चीनी का इंटेक बंद हो गया। तो शिखा जी आप यकीन नहीं मानेंगी, पहले मेरी जो शुगर 350 चला करती थी, अब वो मेरी शुगर 100 से ऊपर कभी-कभी ही जाती है। अरे वाह! हुँ। कोल्ड ड्रिंक मैं दिन में पहले 3-4 पी लिया करता था, वो मैंने बंद कर दिया। तो जब आप इतना सारा खाना ऑलरेडी बंद कर दोगे, तो शरीर में फैट अपना कंज़्यूम होके आप पतले होने ही लग जाओगे। हुँ। सेकेंडली, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट डाइट नाउ आई एम फॉलोइंग। सुबह में आप जो अब इस वक्त ले रहा हूँ और बहुत अच्छी डाइट है और इससे मेरा वेट निरंतर कम हो रहा है अभी भी। सुबह मैं उठता हूँ, तो अब मैं थोड़ा, सर्दियाँ हैं, लेट उठता हूँ, तो 8-9 बजे तक जैसे उठ गया, मतलब 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। पहले क्या होता था कि मेरे को ट्रेडिंग डेस्क पे भी 9:15 बजे बैठना ही होता था। अब क्या है, मैंने टीम वीम बिठा दी है या कभी मैं खुद चला जाता हूँ या मैं थोड़ा लेट भी ट्रेड कर लेता हूँ। मैं अभी आई एम नॉट दैट ईगर कि मुझे 9:15 बजे ट्रेड लेना ही है। हुँ, हुँ। तो मैं सुबह अपना 8 साढ़े 8 जब भी उठा तो चाय कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी अगर ले ली तो मैं ब्लैक कॉफ़ी। अब ब्लैक कॉफ़ी में भी मैं 1 चम्मच घी डाल के पीता हूँ। ओके। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इसको बुलेट कॉफ़ी बोलते हैं। आप लोग इसके बेनिफिट पढ़िएगा क्या होता है। हुँ। सुबह वो ले लिया, 12-1 बजे मैंने फ्रूट खा लिया। और फ्रूट में दोस्तों, मतलब आप यकीन मानिए कि मेरे को आम डॉक्टर मना करता था, मैं आम भी खा लेता हूँ, चीकू भी खा लेता हूँ, वो रामफल आता है एक टमाटर जैसा, हाँ वो जी। भी खाता हूँ, मतलब अंगूर भी खा लेता हूँ। जबकि पहले डॉक्टर मना करता था कि अंगूर नहीं खाना। तो मैं 2 बजे तक जितना भी फ्रूट खा सकता हूँ मैं खा ले। पपाया बहुत अच्छा आ रहा है, अमरूद बहुत अच्छा आ रहा है, सेब खा लेता हूँ, मतलब ये जो भी फ्रूट अवेलेबल हैं नॉर्मल, कोई उसमें ये नहीं। 2 बजे जो मैं खाना खाता हूँ, उसमें जो मेरा मन करता है मैं वो खाता हूँ। मतलब उसमें मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। छोले-भटूरे भी खा लेता हूँ, वेज बिरयानी भी खा लेता हूँ और कोई हेवी चीज़ है वो भी खा लेता हूँ। मतलब मैं छोले-भटूरे बिल्कुल एक्सट्रीम हुँ, इसलिए कह रहा हूँ हुँ। कि मतलब मैं कोई उसमें सोचता नहीं हूँ। पराठा भी खा लेता हूँ। मुझे सुखदेव के पराठे बहुत पसंद हैं, ये मुरथल के, तो मेरे को हुँ, लंच पे चला जाता हूँ, वहाँ खा लेता हूँ। हुँ। दैट इज़ द मोस्ट हेवी मील ऑफ फॉर मी। ओके। अब मेरे को 6-7 बजे सिर्फ या तो मैं सैलेड्स खाता हूँ या फल खा लेता हूँ या सूप पी लेता हूँ, बस दिस इज हाउ आई इट इज। वो हुँ, 7 बज जाए, 8 बज जाए, जब भी हो। कई दफा 10 भी बज जाते हैं घर आते, तो बस इतना ही खाना है। हुँ। बीच का जो मील है उसको आप सबसे हैवी खा सकते हैं, इधर और इधर वाला। और कहीं भी मैं जाता हूँ, जैसे मैं बच्चों के साथ रेस्टोरेंट भी जाता हूँ या कुछ है, या अभी मैं ट्रैवल भी कर रहा था, तो आप टेबल पे बैठे हैं, सबके साथ खाना मजबूरी बन जाता है। तो आप नान, रोटी, राइस ना खा के बस सब्जियाँ खा लें। हुँ। मिक्स वेज सब जगह मिल जाती है, वो खा लीजिए। अब दाल मखनी है, ठीक है, मैं कहूँगा वो भी हेवी में ही है, लेकिन आप रोटी चावल अवॉइड करके उसको खा लीजिए। स्वीट्स मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, डेज़र्ट्स मैंने ओके। बिल्कुल बंद कर दी है। जो मैं पहले शक्कर-खोरा था, मैं बिल्कुल चीनी से दूर हो गया हूँ। तो जब आप इतनी मतलब प्रयास करेंगे तो अल्टीमेटली कंज़म्पशन कम हो रही है, तो शरीर तो पतला होएगा ही। बिल्कुल सही बात है और अपना ध्यान रखना सबसे बस, ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो ये जो चाय है वो आपने कैसे छोड़ी जो आप कह रहे हो मैं 6-7 कप पीता था और 1 भी कप नहीं पीता अब? अब मुझे अगर वो टेम्पटेशन होती है तो मैं कभी ब्लैक टी, हुँ। ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ। हुँ, हुँ। गर्मियाँ थी, अब तो सर्दियाँ आ गई, तो मैं एक आइस अमेरिकानो, मतलब क्या होता है मैं अब समझा देता हूँ आपको। पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डाल दीजिए, 2-5 मिनट उसे उबालते रहिए, वो अच्छे से ब्रू हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी, उसको उतार लीजिए, 4-5 ग्लास में बर्फ़ डालिए और उसको डाल दीजिए, चिल्ड पीजिए, बड़ा अच्छा आइस अमेरिकानो बोलते हैं उसे। ओके। और नहीं तो किसी भी कैफ़े में चले जाइए, उनको बोलिए आइस अमेरिकानो दे दो, वो दे देंगे। हुँ। बस आप ये करिए। ग्रीन टी, ब्लैक टी हम पीते आए हैं, आप ग्रीन टी को उबाल लीजिए
वो मतलब ग्रीन टी उबाली नहीं जाती, गर्म जी। पानी में डाल देते हैं, वो ब्रू हो जाती है। हम्म। उसके बाद उसे ठंडा करके चिल्ड करके पी लीजिए। अगर हम्म। आपको मीठे की ज़्यादा तलब है तो आप उसमें शुगर फ्री का एक वो डाल दीजिए, शुगर फ्री की गोली डाल दीजिए, उसे पी लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। टेस्ट डेवलप हो जाता है। टेस्ट में ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि डेवलप नहीं होती। एक मैं आजकल वो बहुत पीता हूँ, जैसे सूप ने कहा डॉक्टर ने कि सूप, मतलब डाइटिशियन ने मेरी कहा सूप पियो। अब सूप भी पीते पीते आदमी बोर हो जाता है। अब सूप में बटर वटर डाल के पहले जैसे पीते थे तो भाई अच्छा लगता है, अब भाई बगैर बटर के पी रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बटर डाल लेता हूँ, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा, मैंने घी बिल्कुल नहीं छोड़ा है, घी मैं उसी तरह से इंटेक लेता हूँ। तो इसके लिए एक वो आता है, आप टमाटो जूस आता है, उसको डाल लीजिए ग्लास में, थोड़ा सा पेपर डाल लीजिए, टबेस्को डाल लीजिए। इस ड्रिंक को वर्जिन मैरी बोलते हैं, वर्जिन मैरी बोलते हैं। आप वर्जिन मैरी पी लीजिए, बड़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए, ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रेकफास्ट में कई दफ़ा जैसे बोर हो जाता हूँ, नहीं समझ आता, तो जगह जगह साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, किसी में भी जाइए, इडली खा के आ जाइए। राइट। अब मैं कहीं बाहर होता हूँ, जैसे मेरी क्लासेस होती हैं, कभी मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। अब घर का खाना हर वक्त तो नहीं है कि 12-1 बजे तक फ्रूट खाओ और फिर खाओ। तो दोपहर को साउथ इंडियन खा लो, सब जगह मिलता है। साउथ इंडियन इज़ अ वेरी प्रेफर्ड फूड, और ख़ास तौर से इडली। अब इडली में भी एक राइस इडली है, राइस इडली छोड़ के रवा इडली खा लो, बहुत अच्छा है। उपमा खा लो, बहुत अच्छा है। तो ये सब देखिए मिल जाता है, बहाने लगाओ तो बहुत हैं और नहीं लगाओ तो, लेकिन किसी भी को भी वेट रिड्यूस करना है तो भैया मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया सारा कुछ और बहुत अच्छा आपने अपने ऊपर काम किया इस चीज़ के ऊपर और हाँ, बहुत मतलब इंस्पिरेशन है ये सबके तो लिए। देखिए, जैसे मैं अच्छा ट्रेडर बना तो उसके पीछे मेरी पत्नी का हाथ था। तो हाँ। पूजा जी ने मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनाया। हुँ, ऐसे ही डाइट में भी उनका हाथ ज़्यादा था। हुँ, अगर वो मुझे इस तरह के, अच्छा वो भी क्या करती थी, वो अपना यूट्यूब पे देखती थी कि डाइट का क्या है, तो एक वो बेसन का हुँ, दलिया टाइप भी बन जाता है, नमकीन, वो कई दफ़ा देती थी वो मुझे। कई दफ़ा, अब वो, हाँ, एक चने का सत्तू आता है, दैट इज़ वेरी हुँ, हेल्थी। यस, अब कई दफ़ा जब गर्मियों में 7-8 बजे मैंने शाम को, वैसे तो वो शाम को मना करते हैं, सुबह पीना चाहिए क्योंकि इट इज़ हाई प्रोटीन, राइट। लेकिन आप 6-7 बजे उसे 2 ग्लास में वो पी लेता, तो भूख ही नहीं लगती थी 11 बजे तक, तो हुँ, बस हो गया काम। तो अल्टरनेट बहुत हैं। फिर वो मुझे उसने, जैसे फ्रूट में भी थोड़ा सा बोर हो जाते थे तो वो क्या करती थी, अनार लेती थी, उसको थोड़ा सा दरदरा सा ऐसे कूट लिया तो वो दाने दाने भी आ गए, फाइबर भी हो गया उसमें। उसके ऊपर वो थोड़ा सा सोडा डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी वो शुगर फ्री डाल दी, तो बहुत अच्छी एक ड्रिंक बन जाती है। अब देखिए, मैं हुँ, ये तो नहीं कहूँगा कि जीभ का ही स्वाद है, लेकिन ठीक है, वो भी एक अच्छी ड्रिंक है, वो नहीं पी लो। ठीक, वो हेल्प कर देता है हेल्प एक कर तरीके देता है से, कि भाई नहीं तो चलो वही होता थोड़ी है सी कि थोड़ा टेम्पटेशन, मतलब हाँ, होती है बिल्कुल तो वो सही। कर लो। हेल्दी ऑप्शन के। चलिए आपने बहुत अच्छे से हेल्थ और वेल्थ दोनों पे हाँ, बताया है सबको और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, बहुत सारी इंस्पिरेशन दी है और थैंक यू सो मच माय अपना प्लेज़र। कीमती समय एक बार चलिए। फिर से देने के लिए।